नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चल पे की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर आगे सामने मौजूद है। जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे कर्नाटक के अंदर इलेक्शन के रिजल्ट सामने आने के बाद मुख्यमंत्री को लेकर चल रही कवायद के बीच में देश की गोदी मीडिया के अंदर एक तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों बताएंगे आपको सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार में से किसको कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और किस तरीके से शिव कुमार को लेकर एक गलत टिप्पणी की गई है, जिसके बाद डीके शिव कुमार ने देश के मीडिया को दे दी है चेतावनी, कहा है मानहानि का होगा मुकदमा। बताएंगे दोस्तों क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी का गुजरात मॉडल हो गया कर्नाटक में फेल। बताएंगे किस किस समुदाय को साधने की बीजेपी के लोगों ने की थी कोशिश और जनता ने किस तरीके का रिस्पांस दिया है। दोस्तों एनालिसिस सामने आया है। इसी के साथ में कर्नाटक में हार के बाद यूपी के अंदर बीजेपी में डर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के हर महीने एक कार्यक्रम कराने की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों बताएंगे और भी क्या है बड़ी अपडेट। इसके साथ में द केरला स्टोरी को लेकर देश के सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से बहस हुई है। बताएंगे बहस में कौन कौन से मुद्दे उठाए गए हैं। साथ साथ कर्नाटक में बीजेपी को हराने के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के रैली से पहले अमेरिका जाने वाले हैं। 5000 से ज्यादा एनआरआईओ से मुलाकात करेंगे। दोस्तों बताएंगे 2024 के चुनाव की तैयारी को लेकर यह बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इसी के साथ में पहलवानों के समर्थन में आ गए बीजेपी के नेता, जमकर भाजपा को फटकार लगाई है। इसी के साथ में क्या पार्लियामेंट का जल्द होने वाला है उद्घाटन, बताएंगे आपको। बीजेपी के लोग कर रहे हैं बड़ी तैयारी। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री बने 2024 के अंदर अब कांग्रेस पार्टी को काफी फायदा मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटक चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है और इस बीच दोस्तों सीएम पद को लेकर जबरदस्ती का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि देश के तमाम गोदी मीडिया के अंदर इस तरीके से माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि डीके शिव कुमार सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री नाम पर विरोध जता रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि खुद डीके शिव कुमार ने कहा कि मेरी पार्टी मेरे लिए मां है, मैं इस पार्टी को मैंने बनाया है, मेरे आला कमान, मेरे विधायक, मेरी पार्टी 135 विधायक मेरे साथ हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे सब नेता से मिलना है, मैं पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से मिलूंगा, उसके बाद पार्टी के सीनियर नेताओं से मिलूंगा। आगे उन्होंने बयान देते हुए कहा कि मैं सिद्धरमैया जी को अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों इस तरीके की टिप्पणी से स्पष्ट हो चुका है कि डीके शिव कुमार भी मान चुके हैं कि सिद्धरमैया अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन माहौल बनाने के लिए देश के गोदी मीडिया के अंदर दावा किया जा रहा है कि डीके शिव कुमार पार्टी आला कमान से नाराज है और एक गोदी मीडिया ने तो ये दावा कर दिया कि डीके शिव कुमार अपने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देंगे। जिसके बाद डीके शिव कुमार को जब ये जानकारी मिली तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि कुछ मीडिया वाले लोग हैं जो मुझे लेकर गलत जानकारियां दे रहे हैं चैनलों के अंदर। मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि ये रिजाइन देने वाली जो बातें कही जा रही है इस पर मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करवाऊंगा। इस तरीके की गलत टिप्पणी करना, मेरे खिलाफ माहौल बनाना, मैं इस तरीके की बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुल मिलाकर दोस्तों डीके शिव कुमार के दिल्ली पहुंचने के साथ ही एक तरीके का भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग जानते हैं कि इसी तरीके से माहौल पहले महाराष्ट्र के अंदर बनाया गया था कि पार्टी के अंदर कलह है और उसके बाद सरकार गिराने के लिए जो कदम उठाए गए, लोगों को 25-25 करोड़ रुपए दिए गए, इस तरीके का आरोप भी लगा और सरकार गिराने को जस्टिफाई भी किया गया। और इसी तरीके से अब डीके शिव कुमार को लेकर भी भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। हालांकि डीके शिव कुमार ने अपने तरीके से करारा जवाब दिया है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। आपको बता दें कि सिद्धरमैया को लेकर एक और दावा किया गया है कि डीके शिव कुमार के समर्थन में सोनिया गांधी है, जबकि सिद्धरमैया को राहुल गांधी का सपोर्ट है। हालांकि दोस्तों इन बातों का कोई ज्यादा मायने रखा नहीं है, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी सीएलपी की बैठक होने वाली है और यहाँ से अपने मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया जाएगा। आज शाम तक सरकार बनाने का दावा गवर्नर को सौंप दिया जाएगा और हो सकता है कि बृहस्पतिवार तक कर्नाटक को नया मुख्यमंत्री मिल जाए, यानी शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाए। पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने स्ट्रेटजी पर काम के तहत पूरी योजनाबद्ध तरीके से सारी प्रक्रिया को अंजाम दे रही है। इसके बावजूद दोस्तों गोदी मीडिया के अंदर भ्रम फैलाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली जीत के बाद पार्टी में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है दोस्तों। वायनाड से कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी 31 मई को 10 दिनों के लिए यूएस जाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 4 जून को राहुल गांधी न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में लगभग 5000 एनआरआई की रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया के पैनल डिस्कशन में भी शामिल होने वाले हैं दोस्तों। खास बात यह है कि राहुल गांधी के अमेरिका यात्रा के कुछ दिनों के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भी अमेरिका में होने वाली है, जो एक सरकारी यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत को लेकर भी बीजेपी के लोग तैयारी करवा रहे हैं। तो दोस्तों ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि 2024 के चुनाव को लेकर अब मुकाबला देश के अंदर नहीं होगा बल्कि विदेशों में भी देखने को मिलेगा। यानी दोस्तों विदेशों से एनआरआई का समर्थन इकट्ठा करने के लिए राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि एनआरआई समाज के लोग जिसे सपोर्ट करते हैं उसे अच्छा खासा फायदा देश के अंदर मिलता है, क्योंकि पूरी दुनिया में अच्छा खासा संख्या है भारत के प्रवासियों का और ऐसे में दोस्तों उन लोगों का समर्थन मिलना कहीं ना कहीं अच्छा खासा सपोर्ट बेस इंडिया में भी खड़ा कर देता है। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों एक और बड़ी अपडेट कर्नाटक से जुड़ी हुई है, जहां पर अब चुनाव
के नतीजों के एनालिसिस शुरू हो गए हैं। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के तर्ज पर इस बार कर्नाटका के अंदर भी 3 रणनीति के तहत मैदान में उतरने का फैसला लिया था। भारतीय जनता पार्टी हिंदू कार्ड, दलित कार्ड और लिंगायत कार्ड के सहारे चुनाव जीतने की तैयारी कर रही थी। दरअसल दोस्तों अब जो एनालिसिस सामने आया है उसमें स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने लिंगायत समाज के लोगों को मैदान में उतारा था, लेकिन बीजेपी को मात्र 26% सीट मिली है। यानी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लगभग हर चौथा उम्मीदवार मात्र चुनाव जीत कर आया है। यानी 4 में से 3 उम्मीदवार लिंगायत समाज के बीजेपी ने जो खड़े किए थे वो चुनाव हारे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के हर 4 में से 3 उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए हैं जो लिंगायत समुदाय से थे। इसके बाद एक और आंकड़ा है आरक्षित सीटों को लेकर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट लगभग 37% रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट 58% रहा है। दोस्तों इसी के साथ में जब एसटी समाज के लोगों की बात की गई, एसटी समाज में कितने उम्मीदवार किस पार्टी ने उतारे थे और कितनी जीत उनको मिली है, उस आंकड़े का एनालिसिस करने जब बैठे तब पता चला कि भारतीय जनता पार्टी को मात्र 11% उम्मीदवारों को जिताने का मौका मिला। दोस्तों यानी एसटी समाज के लोगों ने भी बीजेपी को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा लगभग 88% रहा है। साथ साथ आपको बता दें कि एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी ने 21 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए थे। 224 विधानसभा सीटों में से आधे से भी कम यानी 103 सीटों पर 2018 में जीते प्रत्याशियों को उतारा गया था। पार्टी ने 82 सीटों पर नया चेहरा उतारा था, लेकिन जनता ने उन पर भरोसा नहीं किया। उनमें से सिर्फ 3 ही जीत कर आए हैं। कांग्रेस या जेडीएस से दल बदल कर आए 19 लोगों में से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मात्र 6 ही चुनाव जीत कर आए हैं। यानी जेडीएस और कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए थे तो हार का सामना करना पड़ा है। साथ साथ दोस्तों पहलवानों के समर्थन में आए बीजेपी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह स्मृति ईरानी को लेकर भी बड़ी बात उन्होंने कही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के साथ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का समर्थन किया है। दोस्तों वीरेंद्र सिंह ने भाषण के एक हिस्से में जो बातें कही है वो तेजी से वायरल हो रही है। आपको बता दें कि एक महिला प्रदर्शनकारी मौजूद थी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता वीरेंद्र सिंह से कहा कि आप तो बीजेपी के हैं, बीजेपी आपके घर पर छापेमारी नहीं करेगी, तो आप ही बताइए कि क्या स्मृति ईरानी जो एक महिला अपने आप को नेता बताती है, क्या उनको इस पूरे मामले पर हमारे पहलवानों का समर्थन नहीं करना चाहिए। तो वीरेंद्र सिंह से महिला के सवाल पूछे जाने के बाद वीरेंद्र सिंह ने अपना जवाब दिया है। दोस्तों वीरेंद्र सिंह बोले, इससे पहले मैं 42 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहा हूँ। 42 साल मैंने किसी भी कांग्रेस नेता के खिलाफ अपशब्द नहीं कहा और बीजेपी में भी 9 साल से हूँ, लेकिन मैंने किसी नेता के खिलाफ कोई बात नहीं की। मैं इन नेताओं को पढ़ लेता हूँ। स्मृति ईरानी को लेकर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि स्मृति ईरानी जी मंत्री हैं, लेकिन फैसला कहाँ होता है ये सबको पता है। वीरेंद्र सिंह इशारों में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते दिखाई दिए। साथ साथ दोस्तों देश के अंदर पहलवानों के आंदोलन पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब देने से बच रहे हैं और मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं, और बीजेपी के नेता वीरेंद्र सिंह जो अब पहलवानों के साथ में आकर खड़े हो गए हैं, कहीं न कहीं बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर तो भारी नुकसान होने वाला है। इसमें ज्यादा कोई बड़ी दोराई अब रही नहीं है, क्योंकि वीरेंद्र चौधरी बड़े वरिष्ठ नेता हैं और उनके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान देना कहीं न कहीं बीजेपी पर भारी असर करेगा। साथ साथ दोस्तों केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंगलवार को संकेत दिया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील को बदला जा सकता है। कटील पहले ही अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। दक्षिण कन्नड़ से 3 बार के लोकसभा के सदस्य रहे कटील को अगस्त 2019 के अंदर 3 साल के कार्यकाल के लिए राज्य इकाई का प्रमुख बनाया गया था, लेकिन चुनाव के मद्देनजर 2022 में 1 साल के लिए और एक्सटेंशन दे दिया गया था। लेकिन अब चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद बीजेपी के केंद्रीय मंत्री का मानना है कि जल्द बड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ दोस्तों कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को हार मिली तो अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आंख खुलने लगी है। कर्नाटक चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद बीजेपी के लोग अब उत्तर प्रदेश के अपने गढ़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर मिशन 80 लेकर चल रही है। इस अभियान के तहत अब प्रधानमंत्री मोदी की हर महीने एक रैली कराई जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी मैदान में उतारा गया है। 2019 में हारी हुई सीटों पर बीजेपी फोकस करेगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि कर्नाटक के चुनाव हारने के बाद बीजेपी अब प्रधानमंत्री मोदी का बार बार उत्तर प्रदेश का दौरा कराएगी दोस्तों, और प्रधानमंत्री मोदी कई जगह शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए भी दिखाई देंगे। साथ साथ गुजरात के 68 जजों के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अब हाई कोर्ट की ओर से नई लिस्ट जारी की गई है। दोस्तों जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार हाई कोर्ट ने 68 जजों की प्रमोशन सूची में से 40 जजों को बाहर निकाल दिया है और उन्हें वापस पुराने पदों पर भेज दिया गया है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रमोशन के लिए योग्यता पाए गए 28 जजों की सूची अलग से तैयार की है, उनमें उन्हें तैनात कर दिया गया है। दोस्तों प्रमोशन की प्रक्रिया के विवाद के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 40 जजों के नाम के चयन फिर से किया जाएगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की ओर से पूरे मामले पर विरोध जताया गया था। अब हाई कोर्ट की ओर से जो 28 जजों के नाम शॉर्टेड किए गए हैं उनमें उस व्यक्ति का भी नाम है, उस जज के भी नाम है जिन्होंने राहुल गांधी को लेकर राहुल
गांधी के द्वारा मोदी चोर वाले बयान पर अपना फैसला सुनाया था, राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। साथ साथ दोस्तों द केरला स्टोरी को लेकर देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमकर चर्चा हुई है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि द केरला स्टोरी के फिल्म निर्माता ने जानबूझकर भ्रामक बयान दिया है। तमिलनाडु सरकार के मुताबिक फिल्म निर्माता ने झूठ बोला है कि राज्य सरकार ने फिल्म की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाया है। राज्य सरकार ने कहा कि दर्शकों की खराब प्रतिक्रिया के बाद ऐसा किया गया है। तमिलनाडु सरकार की ओर से दायर एक हलफनामे में कहा गया कि दर्शकों की खराब प्रतिक्रिया के कारण थिएटर्स मालिकों ने खुद फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगाया है। सरकार सिनेमा घरों को सुरक्षा प्रदान करने के अलावा उक्त फिल्म के लिए दर्शकों का संरक्षण बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर सकती है, यानी सरकार केवल सुरक्षा दे सकती है। इसके अतिरिक्त अगर ये मांग की जाएगी कि सरकार दर्शक भी लाकर दे तो ये उचित नहीं है। कुल मिलाकर तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो ये हलफनामा दायर किया गया है दोस्तों, इस पर देखते हैं अब किस तरीके से कोर्ट का रिस्पॉन्स सामने आता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार को भी अब इस पर जवाब देना है। साथ साथ राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट ने थोड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट की दलील पूरी हो गई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील का सारांश दाखिल करने का निर्देश दिया है। उन पर कांग्रेस अधिवेशन में गृह मंत्री और तात्कालिक बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला है। इस मामले में रांची सिविल कोर्ट के द्वारा जारी नोटिस पर हाई कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है। ये मामला साल 2019 का है। बीजेपी के नेता नवीन झा ने आरोप लगाया है कि 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान चाईबासा में राहुल गांधी ने भाजपा के तात्कालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसको लेकर उन्होंने निचली अदालत में याचिका दाखिल की। बाद में ये मामला झारखंड हाईकोर्ट में पहुंचा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी में ही कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं होता। राहुल गांधी के इसी टिप्पणी पर अब कोर्ट में मामला चल रहा है। दोस्तों देखते हैं कोर्ट की ओर से क्या निर्णय सामने आता है। साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए विपक्ष लगातार अब एकजुटता की बात कर रहा है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को धुरी बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी में विपक्ष है। दोस्तों कर्नाटक चुनाव के नतीजे के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से एक टिप्पणी सामने आई थी। ममता बनर्जी ने कहा था कि जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है वहां पर हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी हमारे बारे में सोचना चाहिए। साथ साथ दोस्तों नवीन पटनायक ने कहा कि सिंगल या डबल इंजन की सरकार कोई मायने नहीं रखती, बल्कि सुशासन ही किसी पार्टी को जिताने में मदद करता है। वहीं पर शिवसेना के नेता और संजय राउत ने कहा कि कर्नाटक तो झांकी है, पूरा हिंदुस्तान अभी बाकी है। वहीं पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेता शरद पवार की ओर से भी महागठबंधन बनाने को लेकर संकेत दिए जा रहे हैं। दोस्तों तो कुल मिलाकर सारे नेता कहीं ना कहीं कांग्रेस समर्थित बयान दे रहे हैं। साथ साथ आपको बता दें कि कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी को दक्षिण भारत के अंदर एक और बड़ा नुकसान होने वाला है। दरअसल दोस्तों तमिलनाडु के अंदर बीजेपी का गठबंधन AIADMK के साथ में है, और अगर कर्नाटक में भाजपा चुनाव जीत जाती तो AIADMK के साथ अलायंस करने के लिए बीजेपी कुछ कठिन मांग AIADMK के सामने रख देती। लेकिन अब क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी चुनाव हार गई है तो भारतीय जनता पार्टी की बार्गेनिंग पावर भी कम हो गई है, और माना जा रहा है कि AIADMK बीजेपी के साथ जो अलायंस करेगी वो अपने शर्त पर करेगी। जबकि बीजेपी के लोग तमिलनाडु में उम्मीद कर रहे थे कि इस बार उनको ज्यादा सीटें दी जाएगी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कर्नाटक का चुनाव एक तगड़ा झटका दे गया है। साथ साथ ममता बनर्जी के द्वारा बयान देने पर अब अधीर रंजन चौधरी की ओर से टिप्पणी की गई है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने दम पर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का चुनाव जीता है। इस चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने एक बार भी जनता से ये नहीं कहा कि आप बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच मुकाबले में कांग्रेस पार्टी को वोट दे। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी गोवा में कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए पहुंची थी। यही नहीं, मेघालय और त्रिपुरा में भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी को हराया है। ममता बनर्जी ने चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के सिवा कोई और काम नहीं किया। अधीर रंजन चौधरी की ओर से की गई टिप्पणी दोस्तों विपक्ष के लिए अच्छी संकेत नहीं है। साथ साथ दिल्ली से लगे हरियाणा के इलाके नजफगढ़ के अंदर कुछ व्यक्ति एक दुकान वाले के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि दुकानदार को जो पेमेंट किया जा रहा है तो उस पर उसका नाम कोई मुस्लिम है, जबकि दुकान किसी हिंदू नाम से खोली गई है। और इस तरीके से दोस्तों दुकानदार पर दबाव बनाया जा रहा है दुकान का नाम बदलने के लिए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी की नेत्री पंखुरी पाठक ने कहा कि बजरंग दल एक आपराधिक संगठन नहीं है। ये कहने वाले लोगों को एक बार फिर से ये वीडियो देखना चाहिए। दरअसल दोस्तों दिल्ली पुलिस और CP दिल्ली से पूरे मामले पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। साथ साथ नितिन गडकरी को मिली जान से मारने की धमकी आरोपी की तलाश में दिल्ली पुलिस। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को 15 मई की शाम दिल्ली के आवास पर फोन कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद सूचना मंत्री के स्टाफ ने पुलिस को जानकारी दी है। उसके बाद दिल्ली पुलिस की ओर से छानबीन की जा रही है। साथ साथ केंद्र सरकार की सतह का केंद्र का औपचारिक रूप से 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटन किए जाने की संभावनाएं हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि देश का नया संसद भवन बना है और ऐसे में जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार जल्द इस संसद भवन का उद्घाटन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी 28 तारीख को उद्घाटन कर सकते हैं, जो जानकारी दी जा रही है। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा।
साथ कर्नाटका के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धरमैया को शिव कुमार ने जो शुभकामनाएं दी है, उसके बाद दोस्तों जो अफवाह फैला रहे थे उन सभी लोगों को एक तरीके का तगड़ा झटका लगा है। साथ साथ छत्तीसगढ़ के अंदर शराब घोटाले का मामला अचानक से सामने आने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को खौफ का माहौल पैदा न करने की हिदायत दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार के ईडी पर बुरा बर्ताव करने और राज्य में कथित तौर पर 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फंसाने की कोशिश करने के आरोप लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जांच एजेंसियों से कहा है कि खौफ का माहौल पैदा न किया जाए। एक रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार के ईडी के द्वारा बुरा बर्ताव किए जाने के मामले को लेकर दोस्तों ये टिप्पणी की गई है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि अब ईडी पूरी तरीके से अपना धावा छत्तीसगढ़ में बोलने वाली है और इसी तरीके से अन्य केंद्रीय एजेंसी भी छत्तीसगढ़ में दिखाई देगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जांच करते हुए कांग्रेस पार्टी सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल इस दौरान मौजूद रहे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अपना रुख स्पष्ट किया है। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल के बातों पर देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से टिप्पणी की गई है दोस्तों, और खौफ का माहौल न पैदा करने के लिए कहा गया है। सबको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जो चाहता है हमारी पार्टी में आ सकते हैं, सबके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। दरअसल दोस्तों कर्नाटका के अंदर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पहुंची थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जीत के बीच आम आदमी पार्टी की सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी और अब मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के लोग प्रचार प्रसार करते हुए अपना राजनीतिक पैर पसारना चाहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी की लहर होती है वहां वहां आम आदमी पार्टी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति पर दिल्ली सरकार और एलजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होने जा रही है, यानी आज सुनवाई होगी दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 239(a) के तहत कैबिनेट की सलाह की जरूरत नहीं, इस मामले में संविधान का अनुच्छेद 243 लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को विस्तार से इस मामले पर चर्चा करने वाला है दोस्तों। दिल्ली सरकार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पिछले 30 सालों को अगर हम देखें तो एल्डरमैन को दिल्ली सरकार नियुक्त करती रही है। एलजी सिर्फ सलाहकार की भूमिका में रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एल्डरमैन की नियुक्ति खुद एलजी ने की है बिना सरकार से पूछे हुए। दरअसल दोस्तों एमसीडी के इलेक्शन हुए थे और उसके बाद मेयर का इलेक्शन होने वाला था और इस बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओर से अपने एल्डरमैन नियुक्त कर दिए गए थे और उनको वोटिंग का अधिकार भी दिया गया था। हालांकि कोर्ट में मामला पहुंचा तो वोट डालने से रोका गया था और बाद में दोस्तों अब ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि क्या एलजी अपने आप ही किसी की भी नियुक्ति कर सकते हैं या फिर दिल्ली सरकार से पूछना पड़ेगा। देखते हैं दोस्तों आज क्या निर्देश निकलकर सामने आता है। साथ साथ पिछले 22 दिनों से उचित मुआवजे और रोजगार के सवाल पर लगातार आंदोलनरत किसान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। किसानों के इस धरने पर बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि 15 मई को अखिल भारतीय किसान सभा की अगुवाई में किसानों ने बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। 39 गाँव के लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया। इस किसान महापंचायत के लिए किसानों का जुलूस जैतरपुर गोल चक्कर तक पहुंचा है दोस्तों। महापंचायत में पीड़ित किसानों और उनके परिवार के अलावा तमाम राजनीतिक दलों के लोग भी मौजूद रहे। साथ साथ सरकारी विभाग में 30 लाख पद खाली है। 71,000 नियुक्ति पत्र बांटने को इवेंट मैनेजमेंट बताते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सालाना 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करने वाले नरेंद्र मोदी जी 9 साल में अब तक 18 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जानी चाहिए थी, लेकिन सबके सपने चकनाचूर कर दिए। सरकार महकमे में 30 लाख पद खाली हैं, पर मात्र 71,000 भर्ती पत्र बांटा गया है और इसको लेकर भी एक इवेंट मैनेजमेंट किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी युवाओं से किए गए विश्वासघात का पुरजोर तरीके से जवाब देगी। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी रोजगार के मामले पर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेने से पीछे नहीं हट रही है और यही बड़ा कारण है कि 2024 के अंदर बेरोजगारी एक बड़ा मसला होने वाला है। साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मेन सोशल मीडिया हैंडल से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बड़ा दावा किया है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि जुमला ये था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएगी। 9 साल में मिलनी चाहिए थी 18 करोड़ नौकरियां, लेकिन हकीकत यह है कि 2014 से लेकर 2022 के बीच में 22 करोड़ लोगों के आवेदन आए, 1% को भी नौकरी नहीं दिया गया। लेकिन बीजेपी के लोग इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से यह जोरदार निशाना साधा गया है। आपको बता दें कि मामला यही नहीं थमता दिखाई दे रहा है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने और भी कई मसले उठाए हैं। साथ बिहार के अंदर चौथे दिन भी हनुमान कथा वाचक बागेश्वर धाम की कथा चलती रही दोस्तों, लेकिन इस दौरान एक बार फिर से राजनीति देखने को मिला है। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी को देश के संविधान का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। किसी को भी अधिकार है वो पूजा पाठ करना चाहता है तो करे, लेकिन देश के नीति तय नहीं कर सकता। किसी को दूसरे धर्म में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उस पर क्या कहे, सभी को अपना धर्म मानने की पूरी आजादी है। नीतीश कुमार ने कहा कि कोई कुछ इधर उधर नहीं कर सकता। किसी धर्म के खिलाफ किसी
किसी को नहीं बोलना चाहिए, देश के संविधान को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत पर उन्होंने कहा कि हमें पहले से ही पता था कि कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। हालांकि वह शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस सवाल पर उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया है। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री के कई सारे कथा के कार्यक्रम चल रहे हैं दोस्तों, और इस पर तरह तरह के रिस्पॉन्स सामने आ रहे हैं। जहाँ पर एक और विपक्ष निशाना साध रहा है तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में जाकर माथा टेकते दिखाई दे रहे हैं। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ देश के पहलवानों ने एक बड़ा आरोप लगाया है दोस्तों, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले की जांच के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई निगरानी समिति के सामने गवाही देने वाले पहलवानों ने कहा कि समिति की कार्रवाई निष्पक्ष नहीं है। उनके अनुसार समिति के एक सदस्य ने शिकायतकर्ता से कहा कि सिंह पिता समान है और उन्होंने जो किया है वो निर्दोष भावना से किया होगा, जिसे महिलाओं ने गलत समझ लिया। यानी दोस्तों कमेटी में ऐसे लोगों के बैठने की जानकारी दी जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार समिति ने कथित तौर पर तीनों पहलवानों को लेकर जो बातें कही है उस पर जोरदार तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ऑडियो और वीडियो के सबूत मांगे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पिता की तरह है, वो ऐसे कृत्य नहीं कर सकते, निर्दोष है। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताइए। क्या वो जो कमेटी बनी है जिसने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी, क्या वो आपको निष्पक्ष दिखाई देती है या फिर यही सबसे बड़ा कारण है कि जनता विरोध कर रही है, हमारे पहलवान विरोध कर रहे हैं? आप लोग को जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।